उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आंतरिक व्यापार का अर्थ और इसके प्रकारों को समझने में, फुटकर व्यापार के प्रकारों की पहचान करने में, वस्तु और सेवा कर का महत्व समझने में, व्यापार को बढ़ावा देने में संघों और संगठनों के महत्व की व्याख्या करने में। आंतरिक व्यापार परिचय। परिचय। व्यापार का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय है। नई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग के लिए यह आवश्यक है। आधुनिक समय में इसका महत्व बढ़ा है। वस्तुओं और सेवाओं के क्रेताओं और विक्रेताओं की अवस्थिति के आधार पर व्यापार को आंतरिक और बाह्य व्यापार में विभाजित किया जाता है। जब व्यापार देश के भीतर किया जाता है तो इसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। यदि देशों के बीच किया जाता है तो बाह्य व्यापार कहा जाता है। आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार देश की सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय है, भले ही ये किसी भी प्रकार से किया जाता हो। आंतरिक व्यापार में उत्पादों पर कोई सीमा शुल्क या आयात कर नहीं लगाया जाता है। ऐसा इसलिए है कि उत्पादों को देश के भीतर ही घरेलू उपभोग के लिए उत्पादित किया जाता है। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार आंतरिक व्यापार के दो घटक हैं। थोक व्यापार विशाल भौगोलिक क्षेत्रों के कारण उत्पादकों के लिए अपनी वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ताओं को वितरित करना कठिन हो जाता है। इसलिए उत्पादक बड़ी मात्रा में अपने उत्पादों को थोक व्यापारियों को बेच देते हैं, जो उसे या तो खुदरा विक्रेताओं या सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को वितरित करने के लिए मध्यस्थ के इस उपयोग को थोक व्यापार कहा जाता है। खुदरा व्यापार। वहीं दूसरी ओर खुदरा व्यापार में थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय और उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं को बेचना शामिल होता है। वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय की प्रक्रिया में थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। थोक व्यापार और थोक विक्रेताओं की सेवाएं। खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों, उद्योगों आदि को, परंतु अंतिम उपभोक्ताओं को नहीं, विशाल मात्रा में बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को थोक व्यापार कहा जाता है। थोक विक्रेता उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उनकी गतिविधियों में ग्रेडिंग, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण आदि सम्मिलित होता है। थोक विक्रेता के कार्यों के दो भाग होते हैं: उत्पादकों को सेवा प्रदान करना और खुदरा विक्रेताओं को सेवा प्रदान करना। विनिर्माताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं। बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाजनक बनाना। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेताओं से थोड़ी थोड़ी मात्रा में आदेश एकत्र और संयुक्त करते हैं। इससे उत्पादकों के लिए बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करना संभव होता है। जोखिम उठाना। थोक विक्रेता वस्तुओं के संग्रहण, परिवहन और वितरण की अपनी प्रक्रिया में चोरी, क्षति, छीजन आदि का जोखिम उठाते हैं। वित्तीय सहायता। वे निर्माताओं से खरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए नकद में भुगतान करते हैं और कई बार
अग्रिम भुगतान भी करते हैं। इस प्रकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। विशेषज्ञ परामर्श। बाजार की आंखें और कान होने के कारण थोक विक्रेता निर्माताओं को उपभोक्ताओं की रुचि, बाजार की मांग आदि के संबंध में परामर्श देते हैं। विपणन कार्य में सहायता। उनका व्यापक नेटवर्क उत्पाद के विपणन में सहायता करता है, जिससे निर्माताओं को सहायता मिलती है। उत्पादन की निरंतरता सुविधाजनक बनाते हैं। थोक विक्रेताओं द्वारा पूरे वर्ष वस्तुओं की खरीद किए जाने से निर्माताओं के लिए निरंतर उत्पादन करना संभव होता है। संग्रहण। जैसे ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, थोक विक्रेता अपने गोदामों और भंडार गृहों में उन्हें संग्रहित कर लेते हैं। इस प्रकार निर्माताओं को विशाल भंडारण क्षेत्र की आवश्यकता। खुदरा व्यापार और खुदरा विक्रेताओं की सेवाएं। खुदरा व्यापार। खुदरा विक्रेता अंतिम उपभोक्ताओं को उत्पादों का विक्रय करते हैं। जब तक अंतिम उपभोक्ता को विक्रय नहीं किया जाता है, तो ये विक्रय कहां और कैसे किया जाता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। खुदरा विक्रेताओं की सेवाएं। निर्माताओं और थोक विक्रेताओं की सेवाएं। वस्तुओं के वितरण में सहायता। वे निर्माताओं और थोक विक्रेताओं के उत्पादों को बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे हुए अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। व्यक्तिगत विक्रय। उपयोगिता वस्तुओं के विक्रय में फुटकर विक्रेता व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, जिससे निर्माताओं और थोक विक्रेताओं की सहायता मिलती है। बड़े पैमाने पर परिचालन सक्षम बनाता है। फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री का कार्य करके निर्माताओं और थोक विक्रेताओं को बड़े पैमाने पर परिचालन करने में सहायता करते हैं। बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्र करना। उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क में होने के कारण वे उनकी पसंद, रुचियों और मांग जैसी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं, जिनका विपणन संबंधी निर्णय लेने के दौरान उपयोग किया जाता है। प्रचार प्रसार में सहायता। वे निर्माताओं और थोक विक्रेताओं द्वारा आयोजित विभिन्न प्रचारात्मक गतिविधियों में भाग लेकर उत्पादों की बिक्री वृद्धि प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपभोक्ताओं को सेवाएं। उत्पादों की नियमित उपलब्धता। फुटकर विक्रेता ये सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को उत्पाद नियमित रूप से उपलब्ध होते रहें। नए उत्पादों के संबंध में सूचना। फुटकर विक्रेता नए उत्पादों को प्रदर्शित करके और नए उत्पादों के संबंध में सूचनाओं को साझा करके उपभोक्ताओं को अद्यतन रहते हैं और उनकी खरीद संबंधी निर्णय लेने में सहायता करते हैं। क्रय में सुविधा। फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं के आवासीय क्षेत्रों के निकट होने और काफी देर तक दुकानें। फुटकर व्यापार के प्रकार। भ्रमणशील फुटकर विक्रेता। फुटकर व्यापार के प्रकार। फुटकर व्यापार को व्यवसाय के आकार, स्वामित्व के प्रकार और बेचे जाने वाले माल के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य वर्गीकरण व्यवसाय के लिए निश्चित स्थान होने के आधार पर आधारित है। वर्गीकरण इस प्रकार है: भ्रमणशील फुटकर विक्रेता और स्थायी दुकानदार। भ्रमणशील फुटकर विक्रेता, उनके पास व्यवसाय करने के लिए
कोई विशिष्ट स्थान नहीं होता है। वे ज्यादातर ग्राहकों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते हैं। विशेषताएं: वे छोटे व्यापारी होते हैं और व्यवसाय करने के लिए सीमित संसाधन होते हैं। वे आमतौर पर उपभोक्ता वस्तुएं बेचते हैं। वे उपभोक्ता के दरवाजे पर वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। वे सीमित स्टॉक रखते हैं। भारत में साधारणतः भ्रमणशील फुटकर विक्रेता निम्न हैं: पेडलर्स और हॉकर। ये छोटे व्यापारी अपना माल साइकिल, हाथ गाड़ियों, अपने सिर आदि पर ले जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। वे आमतौर पर सड़कों पर, प्रदर्शनियों और मेलों में, स्कूलों आदि के सामने कम मूल्य वाली वस्तुओं की बिक्री करते हुए पाए जाते हैं। वे ग्राहकों को सुविधाजनक सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन उनका सामान अक्सर गुणवत्ता के मामले में विश्वसनीय नहीं होता है। सावधिक बाजार व्यापारी: ये छोटे फुटकर विक्रेता होते हैं जो कम आय वाले समूहों के लिए कम मूल्य की वस्तुओं का कारोबार करते हैं और किसी विशेष दिन किसी विशेष क्षेत्र में कारोबार करते हैं। पटरी विक्रेता: ये छोटे व्यापारी अक्सर जिन व्यस्त क्षेत्रों में लोगों का बहुत अधिक आना जाना होता है, जैसे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर पाए जाते हैं, वे आम उपयोग की वस्तुएं जैसे टॉयलेटरीज, स्टेशनरी, किताबें आदि बेचते हैं। सस्ते दर की दुकान: फुटकर व्यापार के प्रकार। स्थायी दुकानदार: स्थायी दुकानदार ये वे फुटकर व्यापारी होते हैं जिनके पास व्यवसाय के लिए स्थायी स्थान होता है और फुटकर बिक्री का ये सबसे सामान्य प्रकार है। विशेषताएं: भ्रमणशील फुटकर विक्रेताओं की अपेक्षाकृत इनके परिचालन का पैमाना बड़ा होता है। उत्पादों की श्रृंखला बड़ी होती है, जिसमें टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों ही उपभोक्ता सामग्रियां होती हैं। ग्राहकों का उन पर अधिक विश्वास होता है क्योंकि वे वस्तुओं को ग्राहकों के घर पहुंचाने, मरम्मत करने आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान करने में सक्षम होते हैं। प्रकार: आकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं: छोटे दुकानदार, बड़े फुटकर दुकानदार। छोटे स्थायी फुटकर दुकानदार। जनरल स्टोर: आवासीय क्षेत्रों और स्थानीय बाजारों में स्थित ये स्टोर दैनिक उपयोग की सामान्य वस्तुएं जैसे मिठाई, प्रसाधन सामग्री आदि की बिक्री करते हैं। इनकी सफलता इनके स्वामी पर निर्भर करती है। विशिष्टीकृत भंडार: इस प्रकार के स्टोर शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय होते हैं। वे एक ही प्रकार की विशिष्ट वस्तु की बिक्री करते हैं। उदाहरण के लिए सिले सिलाए वस्त्रों की दुकानें जो केवल सिले सिलाए वस्त्रों से संबंधित उत्पादों की बिक्री करती हैं। ये स्टोर ऐसे स्थानों पर स्थित होते हैं जहां अधिक संख्या में ग्राहक आकर्षित होते हैं। गली में स्टॉल: ये सामान्यतया गलियों के मुहानों पर और ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां यातायात का प्रवाह अधिक होता है। इनका स्टॉक कम होता है, ग्राहकों को सुविधाजनक सेवा प्रदान करते हैं और इनके व्यवसाय स्थल का आकार प्रायः छोटा होता है। पुरानी वस्तुओं की दुकान: ये दुकानें पुरानी अर्थात उपयोग की गई वस्तुओं को बेचती हैं, जैसे पुस्तकें, फर्नीचर और मोटर कारें आदि,
जिन्हें कम मूल्य पर बेचा जाता है। कुछ दुकानें ऐतिहासिक वस्तुओं की बहुत ऊंचे मूल्यों पर बिक्री करती हैं। इस प्रकार की दुकानें प्रायः स्थायी दुकानें, बड़े पैमाने के भंडार गृह। एक विभागीय भंडार। विभागीय भंडार विशाल फुटकर विक्रय सुविधाएं हैं, जहां विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न विभागों, दवाइयां, किराने का सामान, प्रसाधन सामग्री, मिठाइयों आदि में व्यवस्थित करके रखा जाता है। प्रमुख विशेषताएं। आधुनिक विभागीय भंडारों में उच्च श्रेणी के ग्राहकों के लिए रेस्तरां, विश्राम गृह आदि सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं। विशाल संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सामरिक स्थानों पर स्थित होते हैं। इनका गठन संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में किया जाता है, जिसमें निर्देशक मंडल और विभिन्न प्रबंधक होते हैं। वस्तुओं को निर्माताओं से सीधा ही खरीदा जाता है और अपने स्वयं के भंडार गृहों में रखा जाता है। लाभ। ये विशाल संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, विविध प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, घर पर सुपुर्दगी, उधार आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। बड़े पैमाने पर वस्तुओं को खरीदना संभव होता है। सीमाएं। ग्राहकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाना संभव नहीं होता है। उच्च परिचालन लागत और वस्तुओं की ऊंची कीमतें। हानि की संभावना अधिक रहती है। आपातकालीन स्थिति में स्टोर तक पहुंचना असुविधाजनक हो सकता है। श्रृंखला भंडार या एकाधिक भंडार। ये कई स्थानों पर निर्माताओं या मध्यस्थों द्वारा स्थापित एक जैसी दिखने वाली दुकानें हैं। इन दुकानों में तेजी से बिक्री के लिए एक समान व्यापारिक रणनीतियां और लक्ष्य सम्मिलित होते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं। ग्राहकों की सुविधा के लिए अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं। बिक्री का सामान मुख्यालय द्वारा श्रृंखला स्टोरों को वितरित किया जाता है। शाखा प्रबंधक प्रमुख व्यक्ति होता है और सभी स्टोरों को मुख्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कीमतें निश्चित होती हैं और अर्जित नकद राशि को प्रतिदिन बैंकों में। स्थायी दुकान, बड़े स्टोर। 2 डाक आदेश गृह। इसमें डाक द्वारा फुटकर व्यापार होता है। इस व्यापार में क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच नगण्य संबंध होता है। विज्ञापन उत्पादों के संबंध में ग्राहकों के लिए जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत होता है। आदेश डाक के माध्यम से दिए जाते हैं और भुगतान अग्रिम में या वस्तुओं की सुपुर्दगी के पश्चात किया जाता है। इसके माध्यम से केवल वही सामान बेचा जा सकता है जिन्हें श्रेणीकृत, मानकीकृत आदि और जिनका परिवहन किया जा सकता है तथा जिनकी मांग होती है। लाभ। प्रारंभ करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़ी आधारभूत संरचना की आवश्यकता नहीं होती है। मध्यस्थ समाप्त हो जाते हैं। अग्रिम में भुगतान होने से ऋण नहीं होता। बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता पूरी कर सकता है। लोगों को उनके घर पर सामान प्राप्त हो जाता है। सीमाएं। इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है।
विज्ञापनों के माध्यम से वस्तुओं का प्रचार प्रसार करने की लागत अधिक होती है। बिक्री के पश्चात सेवा संभव नहीं होती है। ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। कभी कभार वस्तुओं की सुपुर्दगी में विलंब भी हो सकता है। व्यापारियों द्वारा धोखाधड़ी की संभावना रहती है। उपभोक्ता सहकारी स्टोर निर्माताओं से सीधे माल खरीदकर मूल्यों को कम करने के लिए इनका गठन स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। स्टोर के सदस्यों को लाभ अर्जित होने पर बोनस भी मिलता है। सहकारी समितियां अधिनियम के अनुसार कम से कम 10 व्यक्ति एक साथ मिलकर उपभोक्ता सहकारी स्टोर प्रारंभ कर सकते हैं। लाभ इसका गठन सरलता से किया जा सकता है। सदस्यों की देयता उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी तक ही सीमित होती है। स्थायी दुकानें, बड़े स्टोर 3। सुपर बाजार जहां फुटकर व्यापार सस्ती कीमतों, स्वसेवा और वस्तुओं की अधिक विविधता की उपलब्धता के आधार पर होता है। एक विभागीय स्टोर और एक सुपर बाजार के बीच अंतर ये होता है कि घर पर सुपुर्दगी, ऋण सुविधा आदि सुपर बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। प्रमुख विशेषताएं खाद्य वस्तुएं, किराना और गैर खाद्य सुविधाकारी वस्तुएं शामिल होती हैं। उपभोक्ता एक ही छत के नीचे अपनी खरीदारी की आवश्यकताएं पूरा कर सकते हैं। स्वसेवा के सिद्धांत के माध्यम से सुपर बाजार लागत में कमी लाते हैं। थोक में खरीदारी, कम लाभ और कम परिचालन लागत के कारण यहां वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं। लाभ कम कीमत पर एक ही स्थान पर सामान की उपलब्धता है। आमतौर पर शहर के केंद्रीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। व्यवसाय नकद पर आधारित होता है, इसलिए ऋण के कारण होने वाला नुकसान न्यूनतम होता है। बड़े स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। सीमाएं वे उधार नहीं प्रदान करते हैं। स्वसेवा होने के कारण ग्राहक के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। भारी ऊपरी व्यय होता है। सुपर बाजार प्रारंभ करने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। विक्रय मशीनें इन मशीनों द्वारा कई उपभोग्य वस्तुओं की बिक्री की जा सकती है। सिक्कों द्वारा संचालित होने के साथ नवीनतम मशीनें मौद्रिक नोट स्वीकार करने वाली हैं। उपभोग्य वस्तुओं के अतिरिक्त ये स्वचालित यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीनों यानी एटीएम के रूप में बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करती हैं। इनके माध्यम से नकदी जमा और वितरित भी की जा सकती है। इनका उपयोग आमतौर पर पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों जैसे उच्च टर्नओवर वाली वस्तुओं की बिक्री के लिए किया जाता है। इस प्रकार के फुटकर व्यापार की सीमाओं में माल को वापस लेने में असमर्थता, उत्पाद के लिए विशेष पैकेजिंग आवश्यकता, मशीनों की विश्वसनीयता सम्मिलित हैं। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी ये पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एकीकृत कर संरचना का निर्माण करता है। इस कर को 1 जुलाई 2017 से लागू किया जा रहा है। इसने कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया है और उपभोक्ताओं को निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर एकीकृत कर लगाया जाता है। जीएसटी से कर अनुपालन में वृद्धि होने, कर पर कर
और कर चोरी में कमी आने और राजस्व में वृद्धि होने की आशा है। इसने विवरणी दाखिल करने और कर निर्धारण की प्रक्रियाओं को भी सरल बना दिया है। इसके दो घटक हैं, केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी और राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी। कर की गणना उत्पाद के मूल्यवर्धन चरण और कर क्रेडिट तंत्र के माध्यम दोनों से की जाती है। मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में आदान पर लगाए गए करों का समायोजन कर दिया जाता है। अंत में उत्पाद का अंतिम आपूर्तिकर्ता जीएसटी को ग्राहक पर हस्तांतरित कर देता है। कर क्रेडिट तंत्र कर के सोपानी प्रभाव यानी कर पर कर से बचने और मूल्यों में कमी लाने के लिए तैयार किया गया है। जीएसटी के लाभ। समग्र कर भार कम हो गया है। कोई छिपा कर नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार। ग्राहकों को व्यापक विकल्प मिलता है। कम कराधान का अर्थ लोगों के हाथों में अधिक धन है। अधिक रोजगार पैदा करता है। जीएसटी की मुख्य विशेषताएं। पूरे देश में फैला हुआ है। वस्तुओं के निर्माण के बजाय उनकी आपूर्ति पर लगाया जाता है। ये गंतव्य आधारित उपभोग कर है। राज्यों में वस्तुओं के परिवहन पर अंतर राज्य जीएसटी कर लगाया जाता है। कर की 4 दरें हैं, 5, 12, 18 और 28%। आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने में वाणिज्य और उद्योग संघों की भूमिका। आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई संघों और महासंघों का गठन हुआ है। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी एसोचैम, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की उनमें से कुछ हैं। वे सरकार की नीतियों के निर्धारण में आंतरिक व्यापार की बाधाओं को हटाने में, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और कराधान संरचना को सुव्यवस्थित आदि बनाने में सहायता करते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले कुछ हस्तक्षेप इस प्रकार हैं। वस्तुओं का अंतर्राज्यीय परिवहन। वे वाहनों को अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए पंजीकरण, परिवहन संरचना खड़ी करने आदि में सहायता करते हैं। चुंगी और अन्य स्थानीय कर। वे राज्यों और अन्य स्थानीय निकायों की चुंगी और अन्य स्थानीय करों की वसूली में सहायता करते हैं। बिक्री कर और मूल्य संवर्धित करों में सामंजस्यीकरण। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी राज्यों में बिक्री करों में सामंजस्य हो। करों की एक समान दरों से आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। कृषि उत्पादों का विपणन और संबद्ध मुद्दे। कृषि संघ कृषि उत्पादों के व्यापार के प्रोत्साहन में सहायता करते हैं। वे अनुदानों को सुचारू बनाने और कृषि उत्पादों के विपणन आदि में सहायता करते हैं। माप तोल तथा ब्रांडेड वस्तुओं की नकल की रोकथाम। उपभोक्ताओं और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए व्यावसायिक संघ भार और माप तौल से संबंधित कानून बनाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कानून व नियमों की अवहेलना करने वालों को दंडित भी किया जाए। उत्पाद कर। सरकार की उत्पादन नीति से वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण होता है। वाणिज्यिक संघ ये सुनिश्चित करते हैं कि नीतियां तर्क संगत रूप से तैयार की जाएं। सुदृढ़ मूलभूत ढांचे का प्रोत्साहन।
सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आंतरिक व्यापार में देश की सीमाओं के भीतर वस्तुओं का क्रय और विक्रय सम्मिलित होता है। थोक व्यापारी निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। बड़ी मात्रा में वे वस्तुओं को खरीदते हैं और उन्हें व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। फुटकर विक्रेता अंतिम उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचते हैं। जब तक वस्तु अंतिम उपभोक्ता को नहीं बेची जाती है, तो ये बिक्री कैसे और कहाँ की जाती है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जीएसटी से कर अनुपालन में वृद्धि होने, कर पर कर, कर चोरी में कमी आने और कर राजस्व में वृद्धि होने की आशा है। जीएसटी की 4 दरें हैं: 5, 12, 18 और 28%।